स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को बताएंगे दोस्तों। 29 पार्षदों के साथ में 5 स्टार होटल में बैठे शिंदे की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी खबर भेजी गई है दोस्तों, जो साफ तौर पर शिंदे ने बोला है बीजेपी को कि फुर्सत में निकलिए। बताएंगे कैसे। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद नतीजे सामने आने के बाद शिंदे ने बीजेपी को झटका दिया है और अकेले सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है दोस्तों। बताएंगे कहां पर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है और कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ। बताएंगे कैसे शंकराचार्य के साथ में बीजेपी सरकार के अभद्र व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर लगातार विरोध शुरू हो चुका है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचेंगे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी से लौटे 5 बार के विधायक कांग्रेस पार्टी में आते ही बोले, कहा कोई कांग्रेस का व्यक्ति अगर बीजेपी में गया तो ऐसे ही मेरी तरह पछता कर वापस आएगा। बताएंगे कैसे बीजेपी की पोल खोली गई है दोस्तों और नोटों के बंडल के साथ में पकड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी का नेता। एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शिंदे बीजेपी का बड़ा विकेट गिराने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब खेला महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त तरीके का होगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने शिंदे ने बगावत करनी शुरू कर दी है दोस्तों। शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी पार्टी का कोई मेयर नहीं बनाया जाता, यानी उनके पार्षद को मेयर 2.5 साल के लिए नहीं बनाया जाता, तो बीएमसी में बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी से केवल 29 सीट जीतने के बावजूद शिंदे 2.5 साल के लिए मेयर का पोस्ट मांग रहे हैं दोस्तों, जो बीजेपी देने को तैयार नहीं है। और अपने पार्षदों के साथ में शिंदे सारे काम धंधे को छोड़कर मौजूद है 5 स्टार होटल में। इससे पता चल रहा है कि शिंदे मंत्री के तौर पर भी कोई काम नहीं कर रहे और जैसे तैसे अपने पार्षदों को एकजुट रख रहे हैं ताकि पार्षद टूटे नहीं। और बीजेपी के सामने साफ तौर पर उन्होंने अपनी मांग रख दी है कि अगर उनका यानी शिंदे का कोई मेयर बनाया जाएगा तभी बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 89 पार्षदों का आंकड़ा है और बीजेपी को वहां पर यानी बीएमसी के अंदर मेयर बनाने के लिए 114 प्लस सीटें चाहिए, यानी 114 से ज्यादा पार्षदों का समर्थन चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 25 और पार्षदों की जरूरत है और शिंदे के पास 29 पार्षद है। शिंदे को पता है कि उनके बिना बीजेपी कभी खुद का मेयर नहीं बना सकती और शिंदे को पता है कि उनकी ताकत क्या है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि शिंदे की ओर से बीएमसी चुनाव में बीजेपी को अब आईना दिखाना शुरू कर दिया गया है और सारे पार्षदों को लेकर एक कमरे में बंद करके बैठे हैं शिंदे। और जब तक बीजेपी डील पक्का नहीं करेगी और जब तक 2.5 साल के लिए शिंदे के किसी पार्षद को मेयर नहीं बनाया जाएगा तब तक शिंदे नहीं मानेंगे। और ऐसे में शिंदे की ओर से एक और बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों। शिंदे की पार्टी ने कहा है कि वो शिंदे के गृह क्षेत्र यानी शिंदे का जो गढ़ कहा जाता है ठाणे, जहां पर चुनाव हुए थे बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे की पार्टी शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, अब शिंदे ने बीजेपी को ड्रॉप कर दिया है। यानी पूरी तरीके से भाजपा को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिना भाजपा के सरकार बनाएंगे। दरअसल दोस्तों ठाणे की महानगर पालिका के चुनाव होते हैं जिसमें नतीजे जो सामने आए उसके अनुसार शिंदे शिवसेना को 75 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट को 12 सीटें और अजित पवार गुट को 9 सीटें मिली। शिवसेना यूबीटी को मात्र 1 सीट मिली और अदर्स को बाकी सीटें मिली है। यानी टोटल 131 सीटों वाले ठाणे के महानगर पालिका के अंदर 131 में से 75 सीटें अकेले शिवसेना शिंदे गुट जीत गया दोस्तों। और शिंदे को बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि ठाणे को लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं थे, यानी उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ स्थिति खराब हो सकती है और मराठा वोटर अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ चले गए तो उनका खेल बिगड़ सकता है। ठाणे में जीतना शिंदे के लिए जरूरी था क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है। ऐसे में 131 सीटों पर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़े और 103 सीटों पर दोनों ने मिलकर चुनाव जीता। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी यहां पर अकेले खुद का मेयर बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। और अब उन्होंने बीजेपी को ड्रॉप करने का फैसला लिया है क्योंकि 131 में से आधी सीटें यानी 61 सीटों की उनको जरूरत थी, जबकि वो चुनाव में 75 सीटें जीत गए, यानी 61 से ज्यादा का आंकड़ा मिल गया है। तो अब अकेले दम पर अपना मेयर बनाकर भारतीय जनता पार्टी को बोला जा रहा है साइड होने के लिए, यानी बीजेपी यहां पर विपक्ष की भूमिका में आ गई है दोस्तों। यानी गठबंधन जीता लेकिन बीजेपी को शिंदे ने धोखा दे दिया। इससे पता चल रहा है कि आने वाले मुंबई के बीएमसी के मेयर के चुनाव को लेकर अब संघर्ष और ज्यादा बढ़ने वाला है। और वैसे भी शिंदे अपने सारे पार्षदों को लेकर होटल में आराम से बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। बीजेपी को उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल पहले मेयर बनाए शिंदे का, अगर इस बात को मानेंगे तभी आगे बढ़ा जाएगा। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में वापसी करने वाले आदिवासी बेल्ट के दिग्गज नेता महेंद्र सिंह मालवीय ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से पीसीसी रूम में मुलाकात की दोस्तों। और उन्होंने कहा कि 40 साल जिस घर में रहा मैं वापस वहीं पर लौट के आया हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी में वापसी करने के बाद उनकी ओर से यह बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हाँ, उनका फैसला गलत था, यानी बीजेपी में जाना गलत था। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में आंतरिक तौर पर बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गया तो बीजेपी में कभी मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि
कि अब वह पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के भरोसे पर पूरा तरीके से खड़े उतरेंगे और जल्द ही बांसवाड़ा में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई है और कांग्रेस पार्टी में मैं जब तक रहा मैं एकदम कंफर्टेबल, लेकिन जब मैंने गलती की और बीजेपी में गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि कांग्रेस और बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की चुनौती को लेकर कि 25 साल में बांसवाड़ा में पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा, डुंगरीपुर और प्रतापगढ़ के अंदर फिर मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी और मैं पूरी भूमिका निभाऊंगा। कुल मिलाकर दोस्तों, आदिवासी समाज से आने वाले मालवीय ने साफ तौर पर बोल दिया है कि वो डटकर मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, और बीजेपी से होकर आए हैं तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है और बीजेपी में कांग्रेस से जाने वाले लोगों का कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं होता। ऐसे में 4 बार विधायक और 1 बार सांसद की कांग्रेस पार्टी में वापसी को लेकर माना जा सकता है कि राजस्थान में यह पार्टी के लिए बंपर फायदे की तरह है, क्योंकि कांग्रेस के नेता मालवीय बीजेपी में भटककर चले गए थे और जब वो कांग्रेस पार्टी में आने का ऐलान करते हैं तो उनके घर पर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ता है। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं मालवीय के कांग्रेस पार्टी में वापसी होने के बाद। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें महाराजगंज के बीजेपी के जिला मंत्री गौतम तिवारी एक कमरे के अंदर वीडियो में दिख रहे हैं दोस्तों। कमरे में नोटों के बंडल जैसी कोई चीजें नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता फोन में कुछ देख रहे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने कहा कि बीजेपी के महाराजगंज के जिला मंत्री गौतम तिवारी के यहाँ पर 500 के बंडल के ये नोट दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है कि यह तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ पूरा नोट है, ये नकली नोट है, इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि यूपी के महाराजगंज के अंदर एक कमरे में 500 रुपए की गड्डियों का ढेर रखा हुआ है, लेकिन ईडी वालों की जरूरत नहीं है कि इस पूरे मामले पर पूछताछ करे और नेता को तलब करे। नेताजी विश्व की सबसे ईमानदार पार्टी के पदाधिकारी है। आप लोग जानते हैं कौन सी पार्टी का जिक्र हो रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ईडी केवल वहीं पर छापे मारती है जहां पर उसे नजर आता है कि कोई राजनीतिक फायदा उन लोगों को होगा जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर आप भी मानते हैं कि ईडी वालों को इन वीडियो पर संज्ञान लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष को तत्काल बुलाना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस थमाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। तब माना जाएगा कि ईडी निष्पक्ष तौर पर काम कर रही है, वरना तो कई सारे गंभीर सवाल उत्पन्न होते हैं दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बिहार के नवादा से बड़ी अपडेट आई है, जहां पर पूर्व मंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर दिया है। नीतीश सरकार से 5 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की मांग करते हुए जोरदार तरीके का विरोध किया गया दोस्तों। अवैध बालू से लदे हुए ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 शिक्षकों की मौत को लेकर हंगामा मच गया। पूर्व राज्य के मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सरकार के खिलाफ जनता के विरोध में शामिल हुए दोस्तों। पूर्व राज्य के मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले पर सरकार से मुआवजे की मांग की है और प्रशासन के कार्य प्रणाली को लेकर तीखे सवाल पूछे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक विभा देवी के पति और पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव अपनी सरकार और पूरे सिस्टम से नाराज है और बालू माफिया बड़े स्तर पर नीतीश सरकार के अंदर काम करता है। इस बात को खुद जनता दल यूनाइटेड के विधायक के पति बोल रहे हैं, जो पूर्व सांसद भी है और वरिष्ठ नेता है। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह ने अपनी पार्टी के पूर्व सहयोगी प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह पर करारा प्रहार किया है। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। ललन सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को अब कभी भी पार्टी के अंदर आने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। प्रशांत किशोर के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो उन्हें जानते तक नहीं है। उन्होंने पीके के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार को राजनीति से बाहर करने और उन्हें मिट्टी में मिलाने की बातें करता था, आज वो खुद राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुका है। ललन सिंह ने यह कहा कि ऐसे लोगों की बातों पर पार्टी को गंभीरता से विश्वास नहीं करना चाहिए और उनकी पार्टी भविष्य के बारे में भी कोई इनके बारे में कुछ सोचती नहीं है। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के बारे में दावा किया था कि जनता दल यूनाइटेड 25 सीटों पर आकर सिमट जाएगी, लेकिन स्थिति एकदम उल्टी हुई। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए थे आरसीपी सिंह और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए जिससे लग रहा है कि राज्यसभा की सीटों को लेकर आरसीपी सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड अपना राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजेगी, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, क्योंकि आरसीपी सिंह के लिए मुश्किल है कि वो जेडीयू में जाए, क्योंकि कई सारे नेताओं ने उनको रेड फ्लैग दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ में
अमरावती से निर्दलीय सांसद के तौर पर मैदान में उतरकर चुनाव जीतने वाली 2019 के चुनाव में जीतने वाली नवनीत राणा ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 से 24 के बीच में सपोर्ट किया। तब बीजेपी को लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेगी। नवनीत राणा और उनके पति बीजेपी के साथ चले गए। दोस्तों ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्टी में शामिल जरूर करवा लिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर से नवनीत राणा के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। 22 पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शिकायतकर्ताओं ने 2 उम्मीदवार 15 जनवरी को हुए निकाय चुनाव में जीत गए, लेकिन 20 को हार का सामना करना पड़ा। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि अमरावती से पूर्व लोकसभा के सदस्य नवनीत राणा ने बीजेपी के उम्मीदवारों को डमी नाम मात्र के उम्मीदवार करार दिया और अपने पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवारों का बीजेपी के असली उम्मीदवार बताया गया। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के 22 उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा और नवनीत राणा पर आरोप लगाया कि वो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थी, यानी अपने पति के पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने अमरावती के अंदर नुकसान पहुंचाया। अमरावती में नवनीत राणा के पति का एक पार्टी है युवा स्वाभिमान पार्टी और इस पार्टी का अपना खुद का दबदबा है। दोस्तों ऐसे में रवि राणा यानी नवनीत राणा के पति क्षेत्र के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए अपने उम्मीदवार उतारते हैं और भारतीय जनता पार्टी में नवनीत राणा शामिल है। इसके बावजूद अपने पति के पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय उम्मीदवारों ने बताया है कि उनको भारी नुकसान हुआ। बीजेपी ने 87 सदस्यीय अमरावती नगर निगम में केवल 25 सीटें जीती है और युवा स्वाभिमान पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 15-15 सीटें मिली है। एआईएमआईएम को 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 11, शिवसेना और बहुजन समाज पार्टी को 3-3 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 2 और वंचित बहुजन अघाड़ी को 1 सीट मिली है। यानी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम मिलकर यहां पर खुद का मेयर बना सकती है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेत्री नवनीत राणा ने 29 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। यह आरोप लगाकर 29 उम्मीदवार पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास। दोस्तों पत्र लिखकर भी नवनीत राणा पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। सवाल यह उठता है कि नवनीत राणा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है या भाजपा के खिलाफ काम कर रही है। अब जब अपने ही नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो पार्टी विरोधी गतिविधि में पूरी तरीके से जुड़ी हुई है, तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी और तमाम अलग अलग तरीके के मुस्लिम नेताओं को लेकर उल्टा सीधा बयान देने वाली नवनीत राणा को लगता है कि बीजेपी वालों को ऐसे ही खुश कर लेंगे उल्टा सीधा बयान देकर, और भाजपा वाले भी उसे अपनी पार्टी का नेता मानने लगे थे। लेकिन अब बीजेपी को पता चल गया कि नवनीत राणा केवल अपने पार्टी के लोगों का नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि अपने पति के पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा को नुकसान पहुंचवा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर उस वक्त एक भावनात्मक मोड़ देखने को मिला दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भरे मंच पर सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने न्यायपालिका से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें एजेंसियों से बचाइए। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी की ये अपील उस वक्त हो रही थी जब मंच पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत मौजूद थे। सूर्यकांत के साथ में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वकील मौजूद थे। दोस्तों ऐसे में ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि सर लोकतंत्र को बचाइए, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। ममता बनर्जी ने मंच पर हाथ जोड़कर जो अभिवादन किया उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपने तरीके से यह बताने की कोशिश कर दी है कि देश के न्याय प्रणाली को, न्यायपालिका को ही देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। और ऐसे में सामने से उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के डीएसपी के तौर पर काम करने वाले यानी संभल में जब हिंसा हुई तब डीएसपी के तौर पर जो काम कर रहे थे अनुज चौधरी, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जब स्थानीय कोर्ट ने आदेश जारी किया तो उसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले ही जांच करवा ली है, जुडिशियल जांच हो चुकी है, यानी न्यायिक जांच हो चुकी है और अनुज चौधरी को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। यानी प्रशासन के लोग अनुज चौधरी के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आदेश आया है संभल की एक कोर्ट का, तो इसका दूर तक असर देखने को मिलेगा। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि अब अनुज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर मंदिर के चक्कर लगाने लगे हैं। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि संभल के कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है तो यह मामला काफी बड़ा है और कोर्ट ने सारे सबूतों को देखकर ही यह फैसला लिया होगा। और इसके बाद अगर पुलिस प्रशासन की ओर से अनुज चौधरी जो अब एएसपी बन गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर जगह जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर स्थानीय कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले पर ही मोहर लगाई जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
तमिलनाडु का किंग कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और स्टालिन की पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर आला कमान ने गेंद अब राज्य के नेताओं के पाले में डाल दिया है। स्टालिन की पार्टी कांग्रेस से गठबंधन तो करती है लेकिन कांग्रेस को सरकार में जगह नहीं देती है। मतलब कांग्रेस का वोट लेकर सरकार बनाओ और कांग्रेस के नेताओं को सरकार में कोई पोस्ट मत दो। कांग्रेस पार्टी ने ही सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका लिया हुआ है। अब क्षेत्रीय पार्टियों को भी सरकार बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस तरीके के अप्रोच पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कुल मिलाकर डीएमके कांग्रेस पार्टी को कुछ खास सरकार में हिस्सा नहीं देती है। इससे एक बात तय हो गई है कि डीएमके पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहती है कि वो तमिलनाडु में विस्तार करे, बल्कि डीएमके पार्टी सोच रही है कि जैसे तैसे पुडुचेरी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के जीत की संभावना होती है उसको भी खत्म किया जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक नीट के अभ्यर्थी की मौत के मामले को लेकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर रविवार को निशाना साधा और उस पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति असंवेदनशील होने के आरोप लगाए। आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि वह इस तरीके के घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो काफी बड़ी बातें हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में मशीन से निर्मित डबल इंजन वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार भ्रष्ट व्यक्तियों, अपराधियों और बलात्कारियों को हथियार बना रही है और हथियार बन गई है। लड़कियों और छात्राओं और बेटियों और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में सत्ता की बागडोर संभालने वाले लोग इन दिल दहलाने वाली घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं और संत होने का दिखावा कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र में बीएमसी समेत नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई है। खासकर नवनिर्वाचित शिवसेना कॉर्पोरेटर्स को लेकर राजनीति जीरो पर है दोस्तों। खबरों के मुताबिक शिवसेना के 29 कॉर्पोरेट को ताज लैंड्स एंड होटल में बुलाया गया है और वहां पर रोक कर रखा गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के राज्यसभा के मेंबर संजय राउत ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि शिंदे ने ताज होटल को यरवदा और आर्थर रोड जेल बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि चुने गए पार्षदों को बंद कर दिया गया। उन्होंने इसे पूरी तरीके से इंसाफी बताते हुए अनुचित कार्रवाई बताया है। राउत ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद नए चुने गए शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पार्षदों को गलत तरीके से जेल में बंद करके रखा गया है। यानी होटल के जैसे जो जेल है उसमें बंद करके रखा गया है ताकि ये लोग अपने मन मुताबिक शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के साथ ना चले जाए। कुल मिलाकर कई सारे ऐसे पार्षद है जो चाहते हैं कि शिवसेना की सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर बननी चाहिए, खासकर बीएमसी में बननी चाहिए। जो बीएमसी हमेशा से शिवसेना के झंडे के लिए जाना जाता रहा है, वहां पर एक बार फिर से शिव सैनिकों की सरकार बननी चाहिए। और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र समाज के लोगों ने, मराठी समाज के लोगों ने असली शिवसेना माना है, इसीलिए उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा 65 सीटों पर जिताया गया है। और इसी से अब शिंदे के जो पार्षद है उनको भी समझ में आ चुका है कि असली शिवसेना किसको माना है आम जनता ने। और बीएमसी के चुनाव में अगर शिवसेना को सबसे बड़ी पार्टी यानी उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ी पार्टी माना गया है तो कहीं ना कहीं शिंदे के पार्षद भी चाहते होंगे कि वो उद्धव ठाकरे के साथ में जुड़े, एमएनएस पार्टी के साथ में जुड़े, क्योंकि दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़े थे। इसीलिए दोनों मराठा समाज के असली प्रतिनिधि माने जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संगम के पवित्र रेती पर लगे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने आगे बढ़ने पर रोक लगा दी। इस दौरान पुलिस और उनके समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की हुई, हल्की झड़प भी हुई। अब इस मामले पर सपा के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है दोस्तों। माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने और उनके समर्थकों के खिलाफ धक्का मुक्की की घटना पर अखिलेश ने कहा कि साधु संतों और भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने पुलिस कर्मियों ने संगम घाट जाते समय बीच रास्ते में रोका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रविवार को दावा किया कि मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज माघ मेले के दौरान राज्य प्रशासन ने उन्हें संगम नोज की ओर जाने से रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें संगम घाट जाते समय बीच रास्ते में रोक दिया। स्थिति ये हो गई कि मुझे और मेरे अनुयायियों को पवित्र स्नान किए बगैर वापस अपने अखाड़े में लौटने के लिए मजबूर किया गया। यानी उनके अनुयायियों के साथ में, उनके छात्रों के साथ में गलत तरीके का व्यवहार किया गया दोस्तों, और मारपीट भी की गई। शिष्यों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। और शंकराचार्य देश के 4 बड़े पीठ में से एक शंकराचार्य हैं दोस्तों, यानी हिंदू समाज के लोगों के लिए 4 बड़े मठों में से एक मठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ में और उनके शिष्यों के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को हिंदुत्ववादी
पार्टी बताते हैं, लेकिन हिंदू समाज के सबसे बड़े प्रतीकों के साथ भी इस तरीके का अन्याय चल रहा है, खुलेआम हो रहा है दोस्तों। और बीजेपी वाले अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हैं, यानी जो राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा का हिंदुत्व और आरएसएस का हिंदुत्व और असली में जो हिंदू धर्म है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व की विचारधारा को गोलवालकर और सावरकर की विचारधारा बताते हैं, और इसमें हिंदू समाज के लोगों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। गोलवालकर और सावरकर की जो विचारधारा थी उसमें केवल कुछ लोगों के पास देश की सत्ता पहुंचाने और ज्यादातर लोगों को गुलाम बनाने की मानसिकता है, और राहुल गांधी की यह बातें धीरे धीरे करके सही साबित होती जा रही है दोस्तों। यानी जो एक बड़ा हिंदू व्यापक समाज है उसके लिए एक आइडेंटिटी, एक चिन्ह के तौर पर शंकराचार्य को माना जाता है, लेकिन उन शंकराचार्य उनके शिष्यों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया है ये कहीं ना कहीं धर्म के प्रतीक का अपमान है, जो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज के लिए एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व केवल वोट लेने तक है और बीजेपी का हिंदुत्व गोलवालकर और सावरकर वाला हिंदुत्व है, महात्मा गांधी वाला हिंदू धर्म नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि धर्म ही मुझे और नरेंद्र मोदी को चलाता है। उन्होंने कहा कि धर्म पूरे ब्रह्मांड का चालक है। जब सृष्टि अस्तित्व में आई तो काम काज के कंट्रोल करने वाले नियम धर्म बन गए, सब कुछ उसी सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने संतों और ऋषियों से मार्गदर्शन मिलता है। जब तक ऐसा धर्म भारत को चलाएगा भारत विश्व गुरु बना रहेगा, यानी भारत को विश्व गुरु बता रहे हैं दोस्तों, और दावा कर रहे हैं कि साधु संतों के कहने पर देश चलेगा। आप सोचिए कि शंकराचार्य जो देश के सबसे बड़े 4 मठों में से एक मठ के हेड हैं दोस्तों, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और क्यों कर रही है आप लोग जानते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देते हैं। जिस तरीके से वाराणसी के अंदर मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ मचाई गई है उसका विरोध करते हैं, तो इसी बात को बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में दुर्व्यवहार किया। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सबके सामने उजागर होती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।